अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2020 का पेपर 33 है, इस पे से क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करूंगा। और ये बेस्ड है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। और इस पे इसी टास्क के 16 मार्क्स हैं। और नॉर्मली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में बना हुआ आता है। अब ये कि अगर दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़े तो वो कैसे करेंगे। और इस पेपर के बाद से ना ये चीज अभी तक टेस्ट नहीं हुई है रीसेंट पेपर्स में, यानी और रीसेंट पेपर्स है। तो फिर सर्टेन स्टूडेंट्स डाउट करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अब ये सिलेबस में है या नहीं है। तो देखिए ये है आपका 2023 टिल 2025 वाला सिलेबस अकाउंटिंग का। और इसमें अगर हम ए लेवल कंटेंट में क्लब्स एंड सोसाइटीज में, तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो अब इसको स्टार्ट करता हूं मैं। RX Sports is a sports club which provides sporting facilities and also sells running machines to its members। तो अगर ये रनिंग मशीन सेल करता है तो उसकी परचेजेस भी करता होगा, उसकी इन्वेंट्री भी बचती होगी, और रनिंग मशीन्स की ऑब्वियसली सेल्स भी होगी। The treasurer prepared the financial statements for the club for the year ended December 2019. These included the following: our exports trading account for the year ended, sales, inventory, opening inventory, closing inventory, profit for the year। तो अगर रनिंग मशीन से सेल करता है तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग अकाउंट इसका रनिंग मशीन्स का होगा। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ये भी नॉर्मली पे प्रिपेयर करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना पड़ता है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है। सब्सक्रिप्शंस, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए ये जो यहाँ प्रॉफिट है वो यहाँ भी इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर्स, क्लब इक्विपमेंट, स्टाफ कॉस्ट, रेंट, अदर कॉस्ट, डेफिसिट में क्लब में। The treasurer accidentally deleted the receipts and payment account from the computer before it could be printed off. However, the following information was available. अब अगर ट्रेजरर ये ब्लंडर नहीं करता तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। अब गलती, ब्लंडर जो है वो ट्रेजरर का है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। अब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की हमारी उठानी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस के ओपनिंग क्लोजिंग, एरियर्स के ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी इजी है कि ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेज है। और कैलेंडर ईयर है तो ये सर्टेन ये इजी कर दिया उसने। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग। और ये ट्रेड रिसीवेबल्स सब्सक्रिप्शंस तो नहीं हो सकता क्योंकि सब्सक्रिप्शंस एंड एरियर सेपरेटली गिवन है। तो वैसे आप में से कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स किससे रिलेटेड है। और इसकी इसने आगे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। कैश ओपनिंग नहीं है, अब सारी हमारी सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए उठानी पड़ेगी। नेट बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। द क्लब इक्विपमेंट which was disposed of during their had an original cost of 7200, accumulated depreciation was 3100। The club depreciated computers at the rate of computers का ये depreciation rate using the reducing balance। No club equipment was purchased during that, ये important है। A new computer was bought and was paid for by check। अच्छा, 1 month's rent was unpaid at the year end। अब देखिए जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बैंक अकाउंट होता है एनपीओ का, तो ऑब्वियसली वो कैश बेसिस पे बनेगा। हर ट्रांजेक्शन से जितना कैश रिसीव किया है या जितना कैश पे किया है, एग्जैक्टली वही वैल्यूज आएंगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इसमें वही सारी कैलकुलेट करनी है, उसी के मार्क्स से ज्यादा इसमें। तो अब आप लोग को खुद पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बनता है या एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। और जिसको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है फर्दर डिटेल में ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने, तो मैंने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स भी मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है, तो वो हम प्ले लिस्ट को जाके रेफर कर सकता है। तो अगर हमने पूरे साल अगर हमने 12 मंथ्स के लिए प्रेमिसेस या कोई जगह यूज़ की है और उसका रेंट दिया है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरे 12 मंथ्स का रेंट होगा। लेकिन हमने पे 11 मंथ्स का किया तो इस 6000 के जरिए हम 11 मंथ्स का रेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका कोई एक्रूड या प्रीपेड नहीं है तो हमें अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
स्टाफ कॉस्ट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूडेड अ प्रोविजन फॉर हॉलीडे पे ऑफ 160। तो प्रोविजन जो है वो नॉन कैश एस्टिमेटेड एक्सपेंस होता है, और इसके भी कोई एक्रू प्रीपेड नहीं है। तो अगर ये जो स्टाफ कॉस्ट यहाँ गिवन है, इसमें से मैं माइनस कर दूं तो सिर्फ जो स्टाफ कॉस्ट एग्जैक्टली मैंने पे किया होगा वही आ जाएगा। अच्छा, ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ रनिंग मशीन्स वर मेड ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो बेसिकली ट्रेड रिसीवर्स और ट्रेड पेबल्स रनिंग मशीन से रिलेटेड है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमने ये रनिंग मशीन्स के जो कस्टमर्स है मेंबर्स हैं उनसे कितना रिसीव किया, और रनिंग मशीन जो हम क्रेडिट पे परचेज करें तो सप्लायर्स को पे कितना किया। तो अब हम इसकी वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए कोई फिक्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है कि पहले ये करना है, फिर सेकंड स्टेप ये करना है, फिर थर्ड स्टेप ये करना है, लास्ट में ये करना है। इसमें ये कि अगर आपसे सब कैलकुलेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपसे सब कैलकुलेट ना हो पाए इसमें। तो आप लोगों को ना पहले देखिए जो समझ आ रहा हो ना, जैसे किसी को सब्सक्रिप्शन समझ आ रहा है तो पहले वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए वो निकाल ले। तो ये कि हर स्टूडेंट को जो समझ आ रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, वो पहले वो वैल्यूज कैलकुलेट कर ले, और एटलीस्ट उन्हें इंक्लूड कर दे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ताकि एटलीस्ट उन स्पेसिफिक वैल्यूज के मार्क्स स्कोर कर ले, अगर सारे मार्क्स स्कोर ना भी कर सके। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते, उससे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए वो आ जाएगी। तो ये एरियर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग है, फिर ये एडवांस की ओपनिंग और क्लोजिंग ले लूंगा। इसके बाद देखिए ये इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू है। तो ये यहाँ क्रेडिट होता है तो यहाँ इसने डेबिट किया होगा 14,200। तो डिफरेंस है, मैं इसकी ये जो रिसीव किया वो निकाल सकता हूँ। तो 400 प्लस 14,200 प्लस 600 माइनस 200 माइनस 300। इसके बाद मैं रेंट पेड कर लेता हूँ। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट है वो 12 मंथ्स का है, और हमने पे सिर्फ 11 मंथ्स का किया है। क्योंकि अगर 1 मंथ रेंट वॉज अनपेड तो इट मीन हमने 11 मंथ्स का पे किया है सिर्फ, तो हमें वही निकालना है। तो अगर 6,000 को मैं 11/12 कर दूं, या आप डिवाइड बाई 12 करें, एक महीने का आ जाएगा, उसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5,500। इसी तरह स्टाफ कॉस्ट है, वो 9,800 है, उसमें से हम प्रोविजन माइनस कर देंगे 160 का। तो जो सिर्फ पे किया वो आ जाएगा 9,640। अच्छा, इसके अलावा हमने क्लब इक्विपमेंट देके डिस्पोज ऑफ किया है, तो उसकी कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसको उसका गेन ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है। तो इसमें दो तरीके देखे जिन्हें डिस्पोजल अकाउंट आता है, तो इसमें इजी वे ऑफ डिस्पोजल अकाउंट है, वरना आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए जो हमने इसको डिस्पोज ऑफ करके रिसीव किया होगा या बेच के रिसीव किया होगा वो रेलेवेंट होगा, तो वो डिस्पोजल अकाउंट से निकाला जा सकता है। तो वो कॉस्ट है इसकी 7,200, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,100। और गेन ऑन डिस्पोजल देखिए यहाँ डेबिट होता है, फिर इनकम स्टेटमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये 600 इसने यहाँ लिया होगा। तो डिफरेंस से बैंक आ जाएगा, तो 7,200 प्लस 600 माइनस 3,100, तो ये हो गया 4,700। और आप पे सर्टेन स्टूडेंट्स है जो
जो डिस्पोजल अकाउंट इतना प्रेफर नहीं करते होंगे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट हो सकता है। अब देखिए इसका प्रॉफिट गेन ऑन डिस्पोजल है 600। तो डायरेक्ट में हमेशा मैं तो प्रोसीड्स माइनस नेटबुक वैल्यू यूज करता हूँ। तो यानी इसकी जो प्रोसीड्स है वो नेटबुक वैल्यू को एक्सीड करा होगा उन्होंने जब भी इसको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, तो प्रोसीड्स माइनस एनबीवी। इसकी नेटबुक वैल्यू हो जाएगी 7200 माइनस 3100, तो 4100 है। अब प्रोसीड्स निकालने तो आपके सामने इस 4100 में 600 ऐड हो जाएगा, तो आप देखिए वही 4700 आया। इसी तरह रनिंग मशीन्स के ट्रेड रिसीवर से जितना रिसीव किया वो निकाल देंगे अब। तो ओपनिंग और क्लोजिंग है 3740, और वो कह रहे हैं ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो उसका लिए सारी सेल्स क्रेडिट पे रनिंग मशीन्स की, तो क्रेडिट सेल्स यहाँ डेबिट होती है। तो 5200 प्लस 14800 माइनस 3740, तो ये डिफरेंस है आ गया 16260। इसी तरह इसके सप्लायर्स को जितना पे किया वो निकाल लेंगे। तो इसका ओपनिंग है 1560 और सीडी है 2910। इसकी ये परचेजेस सारी क्रेडिट पे हैं, तो क्रेडिट परचेजेस यहाँ क्रेडिट होती है। तो 9950 प्लस 1560 माइनस 2910, तो हमने इसके लिए 8600 पे किया होगा। अब परचेज कंप्यूटर जो परचेज किया वो थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल रिक्वायर्ड होगा। और देखिए यहाँ जो डिस्पोज ऑफ हमने किया था वो क्लब इक्विपमेंट किया था, कंप्यूटर डिस्पोज ऑफ नहीं किया था। कोई कंप्यूटर डिस्पोज ऑफ किया होता तो उसका भी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल प्रोवाइडेड होता, लेकिन हमने न्यू कंप्यूटर ड्यूरिंग देयर परचेज किया है, और ये हमारे प्रीवियस कंप्यूटर्स भी हैं, और हमने नए कंप्यूटर भी परचेज किए। तो देखिए यहाँ जो डेप्रिसिएशन है इसकी, ये जो प्रीवियस कंप्यूटर्स है और इसका जो न्यू कंप्यूटर है उनकी कंबाइंड डेप्रिसिएशन चार्ज या एक्सपेंस इसका 1900 होगा। तो हमें इस डेप्रिसिएशन के जरिए हमें जो न्यू कंप्यूटर हमने परचेज किया उसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने चेक से पे की है। तो हम उसमें इक्वेशन बनाएंगे 1900। अब देखिए जो पुराने कंप्यूटर हैं 4800 पे इसने चार्ज किया होगा 25%, और उसमें इसने ऐड किया होगा न्यू कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन। तो उसको अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ तो उसकी कॉस्ट पे इसने 25% लगाया होगा इसने। तो 1900 इज इक्वल टू 1200 प्लस, अब इसको मैं नंबर में कर लूंगा ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए, 0.25x। तो ये हो जाएगा 1900 माइनस 1200, तो ये अभी 700 आ गया। और अगर मुझे x निकालना है तो 700 डिवाइडेड बाय 0.25 हो जाएगा। तो अगर मैं 700 को डिवाइड करूं 0.25 से, तो ये मेरी न्यू कंप्यूटर की कॉस्ट आ गई 2800। मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि ये सही है, क्योंकि मैंने 4800 पे 25% लगाया होगा, और प्लस जो ये 2800 है इस पे भी 25% मैंने अप्लाई किया होगा। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन देखिए वही आ रहा है जो उसने वहाँ एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है कंप्यूटर का।
तो वर्किंग्स अब सारी हो गई है मेन, अब हम इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो ले लेंगे। 1420। इसके बाद देखिए बाकी ट्रांजेक्शन्स की डेट नहीं दी हुई, तो ऑब्वियसली हमें ईयर एंड ही अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ईयर एंड में ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो वन बाय वन हम वैल्यूज लेना शुरू कर देंगे। तो मैंने सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट की थी। क्लब इक्विपमेंट की डिस्पोजल्स हमने 4700 रिसीव किया था। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हमने रिसीव किया 16260। फिर हमने इसके ट्रेड पेबल्स को पे किया है 8600। फिर हमने रेंट निकाला है, रेंट पेड तो रेंट अकाउंट 5500। और देखिए क्योंकि टी अकाउंटर्स ने अकाउंट मांगा है, तो इसमें जो नैरेटिव्स के डिटेल्स के कॉलम है, इस पे रेफरेंसेस सही देने हैं, नैरेटिव सही लिखने। इसमें स्टाफ कॉस्ट आ जाएगा वहाँ 9640। फिर हमने इसमें कंप्यूटर की परचेज निकाली थी, तो वो कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो वो है 2800। एक चीज बस मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा। अब देखिए सिर्फ जो एक चीज रह गई अदर कॉस्ट है। अदर कॉस्ट के ना तो उसने कुछ बताया है, ना उसको कोई एक्रूड है प्रीपेड है। इसका मतलब जितना अदर कॉस्ट हमने इंकर किया था, अवेल किया था, वो हमने पे कर दिया है। तो ये अदर कॉस्ट भी आएगा यहाँ। तो ये हो गया 1320। अब हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो अब इसका बैलेंस शीट आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें हो सकता है ओवरड्राफ्ट भी हो, लेकिन नॉर्मली डेबिट साइड एक्सीड कर रही होती क्रेडिट साइड को, तो हमें करना क्या है 1420। जैसे टी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं वही करेंगे। 4700 प्लस 16260। तो 1420 प्लस 4700 प्लस 4700 प्लस 16260। तो डेबिट साइड का टोटल है इसका 37080। उसको आपको दोनों साइड्स पे मेंशन करना है। तो अब होगा 37080 माइनस 8600 माइनस 5500 माइनस 9640 माइनस 2800 माइनस 1320। अब अगर ये माइनस करके पॉजिटिव फिगर आती है, तो इट मींस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। नेगेटिव आता है तो फिर ओवरड्राफ्ट होगा। तो अब देखिए पॉजिटिव 9220 आ रहा है। और 2020 के बाद 2020 होगा, तो ऑब्वियसली 2020 की जनवरी 1 को आप इसे ओपनिंग बैलेंस शो कर देंगे। तो इसके ऑब्वियसली खुद इतना बनाने में इतनी एफर्ट नहीं है, लेकिन इसकी वर्किंग्स पे काफी एफर्ट कर दी थी। तो उसी की वजह से 16 मार्क्स है इसमें। तो आई होप से आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि अगर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट ऐसा आ जाए तो क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हैंडल करना है उसको। State three reasons why the differences between the total receipts and total payments in the receipt and payments account may not equal the surplus or deficit in an income and expenditure account। तो वही ये डिफरेंसेस पे ही खेलना है। तो देखिए जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो पहला तो मेन रीजन यही है। अच्छा।
इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फॉर इंस्टेंस डेप्रिसिएशन या कोई प्रोविजन है, वो भी हम उसमें शो कर रहे होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में स्ट्रिक्टली सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है। दूसरा ही के कुछ पॉइंट जबरदस्ती के बनाने, तो उसमें ये कि जैसे रिसीट एंड पेमेंट में हम नॉन करंट एसेट की अगर परचेज किए कि कैश से, तो वो लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा या उसका इम्पेयरमेंट आएगा वहाँ। इसी तरह कोई नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल किया तो रिसीव जो किया है वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसका गेन लॉस एंड डिस्पोजल आएगा। तो इसका मैं राइटिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस तरह का पार्ट कर चुका हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये काफी अच्छा सिनेरियो दिया है और उस पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पार्ट डी में। द क्रेडिट सेल्स ऑफ रनिंग मशीन्स टू मेंबर्स इन्वॉल्व द मेंबर्स रीपेइंग देयर डेट इन इंस्टॉलमेंट्स। The managing committee of the club is considering making future sales only on a cash basis. Name the financial statement in which the right of an irrecoverable debt arising from the sale of a running machine to a club member would be recorded. तो ये वहाँ इरिकवरेबल डेट या नॉन प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आंसर होगा इसका। एडवाइज द कमिटी वेदर or not future sales should only be made on a cash basis. Justify your answer making reference to the effect of this change on the club's cash flow and its surplus deficit for the year. तो अगर उसे कैश बेसिस पे चेंज करता है, तो एक चीज तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि देखिए उसका जो ऑब्वियसली अब कस्टमर से तो मेंबर से थोड़ा जल्दी रिसीव करेगा, तो कैश फ्लो लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। अब सरप्लस डेफिसिट का इशू देखिए ये है कि अब आप यहाँ देखें जैसे इसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रेडिट पे सेल्स के बावजूद जो है वो उसकी सेल्स डिक्रीज हुई है। तो अब अगर ये स्ट्रिक्टली कैश बेसिस पे सेल्स करेगा, तो उससे सेल्स फर्दर डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि मेंबर्स हो सकता है ऐसे कंपीटिंग क्लब्स को या वहां से परचेज करना शुरू कर दे जो उन्हें क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो रनिंग मशीन्स की। तो उससे ये कि इसका प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो उसका फर्दर डेफिसिट वर्सन हो सकता है, और उसका डेफिसिट का प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी अगर आप देखें तो एक तो उस पर इंप्रूव भी है ड्यूरिंग द, और अभी पॉजिटिव बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सिंपल आप देखिए, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स इसके डिक्रीज हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका क्रेडिट पे भी सेल्स इसकी कम हो रही है। तो अभी देखिए इसकी लिक्विडिटी सही है, तो अगर इसकी लिक्विडिटी इश्यूज होते, कैश की प्रॉब्लम होती, तो फिर ये चेंज जो है वो वर्थ इट होता। अभी मेन उसकी अगर आप प्रॉब्लम देखें तो उसका डेफिसिट है। तो इसकी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि सेल्स को इंक्रीज करे, फर्दर सेल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करे, ताकि इसका डेफिसिट कम हो या इसका डेफिसिट सरप्लस पे चेंज हो। अब इसमें एग्जामिनर ने सर्टेन रेशियोज भी कैलकुलेट किए, तो वो करने चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है P3 में A2 के, तो अगर टाइम है तो निकाल ले, वरना ये आप पॉइंट्स रेस करते, दैट्स मोर देन इनफ। तो रेशियोज एसेंशियल नहीं, रेशियोज एक्स्ट्रा है उसमें। तो उस पर ट्रेड रिसीवर ट्रेड पेबल डेज से आंसर सपोर्ट हो सकता है। तो उसका ईयर एंड का ट्रेड रिसीबल है 3740, अकाउंट रिसीबल अपॉन क्रेडिट सेल्स, सारी सेल्स क्रेडिट पे मल्टीप्लाई बाय 365। तो इसको 93 डेज करेंगे हम।
अब इसका हम ट्रेड पेबल डेज भी निकाल सकते। तो 2910, इसकी सारी परचेजेस क्रेडिट में 365, तो उसके देखे 107 डेज है। तो देखिए ये पहले ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव करता है और उसके बाद फिर फर्दर डेज के बाद पे करता है ट्रेड पेबल को। तो दैट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी पोजीशन सही भी है। और एक और रेशियो हम निकाल सकते हैं जो कि डिजायरेबल है इसमें, एसेट टेस्ट रेशियो निकालना चाहिए, ट्रू लिक्विडिटी भी पता चल जाएगी क्या पोजीशन है इसकी। तो उसमें ऑब्वियसली 9220 रिसीट एंड पेमेंट से आएगा, और ईयर एंड का सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स 300 है, और इस पे ट्रेड रिसीवेबल लेंगे 3740। इन्वेंट्री में इसलिए नहीं लूंगा इस पे क्योंकि मैं एसेट टेस्ट रेशियो निकाल रहा हूँ। फिर इसकी करंट लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस आ जाएगा, फिर इसका ट्रेड पेबल आ जाएगा 2910, और प्लस इसका एक महीने का इसने रेंट पे नहीं किया। तो अगर हम 6000 जो है वो यहाँ दिया हुआ है, जो उसने पे किया तो 5500 था, तो अगर मैं 6000 माइनस 5500 करूँ तो जो एक्रूड रेंट एक्सपेंस है वो आ जाएगा, ऑब्वियसली वो पे करंट लाइबिलिटी होगा। तो अगर इसका एसेट टेस्ट रेशियो देखे तो वो भी काफी इंप्रेसिव है, वो 3 है वो। तो हो जाएगा 3.31:1। इसका मतलब फॉर एवरी $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी इसके पास $3.31 ऑफ लिक्विड करंट एसेट्स है। तो उसकी ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन भी काफी अच्छी है वहाँ। तो उसका ये भी, ऑल्दो उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसके बावजूद में आप देख लें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब आई होप सो राइटिंग्स के आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।